वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 को देखेंगे जिसका नाम है अपवाह। बच्चे, अपवाह को इंग्लिश में ड्रेनेज भी कहते हैं। चैप्टर समझने से पहले हमें अपवाह जो शब्द है उसका अर्थ समझना होगा। जो अपवाह शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है किसी भी नदी तंत्र, यानी जो नदी है, कहाँ से नदी उत्पन्न हुई है, कहाँ पे जाके गिरेगी, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन और कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी नदियाँ उसकी सहायक बनती है। ये सारी चीज़ें जो है हम अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं, यानी नदी तंत्र में पढ़ते हैं। तो अपवाह शब्द जो है एक क्षेत्र की पूरी जो नदी तंत्र है, जो नदी है, उसकी पूरी व्याख्या करता है। ठीक है, अब आपने समझ लिया भी चैप्टर का जो मतलब है वो क्या है। ठीक है, इसमें नदियों के बारे में है चैप्टर। तो नदियाँ कितने टाइप की है हमारे भारत में? तो जो नदियाँ हैं भारत में 2 टाइप की हैं। कौन कौन सी? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, हिमालय और प्रायद्वीपीय। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय की नदियाँ कौन सी है, उनकी क्या विशेषता है, फिर हम प्रायद्वीप की नदियाँ पे आते हैं। हिमालय की जो नदियाँ हैं ये 12 मास होती हैं। ठीक है, 1 महीने 2 महीने नहीं रहेंगी, इसमें पूरे 12 महीने पानी रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। कैसे रहता है पानी? कोई भरता है क्या आके? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम जिसने फिजिकल फीचर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसे ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। जो हमारे सबसे ऊपर वाले हिमालय होते हैं, जिसको हम कहते हैं हिमाद्री, वो क्या होते हैं? बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ से क्या होता है, इन जो नदियों में हमेशा पानी आता रहता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की बर्फ़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिघलती रहती है, इसकी वजह से हिमालय की नदियों में पानी हमेशा रहता है, तो वहाँ से पानी वहाँ पे आता रहता है। कौन सी 2 नदियाँ हैं हिमालय की? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 2 नदियाँ हैं। और कहाँ से निकली है? पर्वत श्रृंखला जो है उत्तरी भाग से, वहाँ से निकली है। और ये जो नदियाँ क्या है, एक लंबा रास्ता तय करती है, बिल्कुल एक लंबा रास्ता तय करती है। कैसे? यहाँ हिमानी से निकली है, उसके बाद कहाँ कितने सारे प्रदेशों का निर्माण करती है, खादर प्रदेश, भांगर प्रदेश, ये अलग अलग प्रदेशों का जो है निर्माण करती हुई जाती है। ठीक है, तो कितना लंबा रास्ता तय कर रही है, कहाँ ऊपर हिमालय से नीचे आते 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 इतने सारे प्रदेशों का निर्माण करते हुए उत्तरी मैदान से आके फिर जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो इतना लंबा रास्ता तय करती है। ठीक है, क्योंकि पानी होता है तो इतना लंबा रास्ता आसानी से तय भी कर लेती है। अपने साथ क्या करती है? तीव्र अपरदन क्रिया भी करती है। ठीक है, और अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाती है? बालू और सिलट के पत्थर वगैरह भारी भारी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे मैम इसमें आपने ना एक लाइन छोड़ दी है, एक गार्ज वाली। तो ये देखिए, आपको हमने समझाने के लिए छोड़ी है लाइन। ठीक है, ये गार्ड जो है आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे आगे बहुत सारी आपको स्लाइड्स में दिखेगा। जो नदियाँ होती है ना, पर्वतों को काट के गार्ज का निर्माण करती है। अब गार्ज क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक पूरा पर्वत है। ठीक है, एक पूरे पर्वत में से क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से नदी ने अपना रास्ता बनाया, पहले बीच में से थोड़ा सा रास्ता बना लिया नदी ने अपना। ठीक है, और उसमें से नदी पानी से थोड़ा 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 आती रही। फिर पानी कभी तेज़ भी होगा नदी में, हमेशा तो एक जैसा बहाव नहीं होगा। फिर धीरे 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 वही उसी रास्ते से नदी तेज़ बहाव से आती गई और नदी ने क्या किया, अपरदन क्रिया से वो जो था पूरा एक पहाड़, उसमें पूरा एक होल टाइप का कर दिया और इस तरह अपने लिए रास्ता बना लिया। ठीक है, तो इससे क्या किया, गार्ज का निर्माण करना यही होता है नदी द्वारा, कि नदी ने अपना निर्माण, अपने लिए रास्ता खुद बना लिया है। ठीक है, कैसे बनाया है? पर्वत को, पहाड़ को इस तरह से काट के बीच में से रास्ता बना लेती है जब नदी, तो उसको कहते हैं हम नदी द्वारा गार्ज का निर्माण किया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, विसर्प नदी। यहाँ पे आपको ना एक साथ बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है, और इसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर को अगर आप समझ गए ना, तो ये समझिए कि आपने अपने चैप्टर का बेस तैयार कर लिया है। जो हमें इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले नदी के स्रोत। इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ गए कहाँ से उत्पन्न हुई है कौन सी नदी, तो आप आधा चैप्टर ही समझिए कि आपने क्लियर कर लिया अपने माइंड में। तो नदी सबसे पहले उत्पन्न होती है, उसके बाद ये उसका ऊपरी भाग होता है, फिर आता है नदी का मध्य भाग आता है, और उसके बाद आता है नदी का निचला वाला भाग। ठीक है, अब कहेंगे मैम विसर्प छोड़ दिया आपने। देखिए विसर्प में क्या है, आप वी जो है इस शब्द को हटा दीजिए, पीछे का सर्प देखिए। सर्प का मतलब क्या होता है? सांप। सांप की शेप कैसी होती है? इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना। ठीक है, सांप की शेप है। तो वही देखिए, जब नदी अपनी शेप सांप की तरह या एस की तरह बना लेती है, ठीक है, तब उसको कहते हैं विसर्प झील या विसर्प नदी। विसर्प हो जाता है उसका। ठीक है, विसर्प नाम रख देते हैं क्योंकि उसकी शेप जो है एस आकार की हो गई है। ठीक है, अब देखिए गोखुर झील क्या है, इसको आप अच्छे से समझिएगा बिल्कुल। गोखुर झील का मतलब होता है मुख्य नदी से अलग हुई झील। कैसे अलग हुई है इसका समझिए। जैसे यहाँ से ऐसे झील गई है, ठीक है, झील चली गई,
अब कभी ना कभी भाई बाढ़ आएगी या किसी और वजह से हो गया, कभी पानी यहाँ से बहाव तेज़ हो गया, ठीक है, तो पानी क्या करता है यहाँ से ओवरफ्लो होके इधर थोड़े से एरिया में, इतने एरिया में मतलब थोड़े एरिया में उधर बह जाता है। अब आप कहेंगे मैम इतने एरिया में क्यों बहता है? हो सकता है बच्चे वहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी नीचे हो और यहाँ से ऊंची हो, तो पानी यहाँ से बह नहीं पाता, आगे निकल नहीं पाता कहीं, तो उसके बाद यहीं पे बह रह जाता है और फिर धीरे धीरे नदी का जो बहाव होता है कम हो जाता है, तो नदी फिर से अपने इसी डायरेक्शन में बहने लगती है। तो इससे क्या है, मेन नदी से एक अलग नदी का निर्माण हो गया। इसको कहते हैं गोखुर झील, मतलब मेन नदी से ही जो अलग हुई रहती है। इसको आप एक और एग्जाम्पल के साथ ऐसे समझ सकते हैं, जब जैसे ये मेन नदी है, ठीक है, ये आपकी नदी है मेन वाली, इसका जो रोज रहता था यहीं तक पानी रहता था, ठीक है, लेकिन बारिश वगैरह आ गई, बारिश वगैरह से क्या हुआ, पानी जो यहाँ तक रहता था वो थोड़ा सा ओवरफ्लो के यहाँ पे आ गया, ओवरफ्लो के यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे तो जो पानी आ गया, उसके बाद क्या है, हो सकता है ये यहाँ से ऐसे आगे इस पर ना मिल पाए, ये हो सकता है यहाँ पे बीच में पत्थर आ जाए, या यहाँ की थोड़ी ज़मीन ऊंची हो, ज़मीन ऊंची या नीची का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे आप छत पे जाते हैं, छत पे क्या होता है, कभी कभार आपने देखा होगा छत पे एक साइड ना कहीं पानी भर जाता है, वो क्या होता है, मिस्त्री बनाने में थोड़ी गलती कर देता है, वहाँ पे थोड़ा मसाला कम भरता है, तो वो जगह जो है नीची रह जाती है। तो आप बारिश के दिनों में देखेंगे या कभी छत साफ करेंगे तो बार बार उस जगह पे पानी भर जाता है। आपको कैसे पानी भर जा रहा है बार बार, क्योंकि वो जगह नीची है तो पानी को अपनी तरफ इधर नीचे खींच ले रही है, इसीलिए उस जगह पे पानी भर जाता है बार बार। तो उसी तरह हो सकता है ये जगह ऊंची हो, पानी ऊपर नहीं जा पा रहा हो, उसने पानी यहीं पे जमा कर लिया, इतने दिन में पानी यहीं पे जमा हो गया, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या है, अब बरसात का टाइम या बाढ़ का टाइम तो हमेशा रहेगा नहीं, फिर नदी अपने मूल स्वरूप में चली जाती है, और ये क्या है, इस नदी से ही एक नई नदी, छोटी सी नदी का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं गोखुर झील, ठीक है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चे, आई होप। अगर आप नहीं समझे तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब जो मैंने अभी बात आपको समझाई है वही बात यहाँ पे बस रिटर्न में लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है, कि मध्य और निचले भागों में विसर्प और गोखुर झील वगैरह का निर्माण होता है, और मैदानी भाग में निक्षेपण आकृतियाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है। और विसर्प झील कौन सी है, जो एस आकार की आकृति बनाती है। गोखुर झील कौन सी है, मुख्य झील से अलग हुई झील जो होती है उसे कहते हैं गोखुर झील। अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय नदी। अभी तक हमने क्या देखा था, हिमालय की नदियों की विशेषता देखी। अभी हमने वहाँ पे ये नहीं देखा कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, अब हम धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन पहले प्रायद्वीपीय नदियों की भी विशेषता देख लेते। जो उसकी विशेषताएं इससे उल्टी कर लीजिए, वो क्या थी, 12 मास थी ना, तो ये क्या है, मौसमी है, सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर रहती है, ठीक है। और ये क्या है, वर्षा पर ही निर्भर है, तो लंबी होती भी नहीं है, छोटी छोटी सी होती हैं। और ये नदियाँ जो है जलधारा थोड़ी बहुत मौसम के टाइम पे बहेगी, उसके बाद बाकी टाइम पे घट के बिल्कुल गायब सी होने लगती है। अब जो हमारी हिमालय वाली नदियाँ वो है कौन कौन सी, ये हमें देखना है। जो हिमालय वाली नदियाँ हमें 3 ही पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये नदियाँ जो है एक साथ नहीं बहती कि एक ही साथ इतनी बड़ी नदी बह गई, बिल्कुल भी नहीं, ये अपने साथ बहुत सारी सहायक नदियों को लेके चलती है, ठीक है। तो उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है ये भी हम देखेंगे। सबसे कौन कौन सी पढ़नी है हमें, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में हमें सबसे पहले क्या देखना है, उद्भव स्थान, कहाँ से उद्भव हुई है, ये हुई है मानसरोवर से, ठीक है। मानसरोवर जो झील है तिब्बत की, वहाँ से आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पश्चिम की तरफ बह जाती है और भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से होते हुए आगे बहती रहती है। फिर वहाँ से क्या है, सिंधु नदी बलूचिस्तान में आ जाती है। बलूचिस्तान जो है पर्वतीय क्षेत्र है, और कहाँ का पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे पाकिस्तान का है, जैसे कि हम जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सतलुज है, व्यास है, रावी नदी है, चेनाब और झेलम, ये सारी इसकी जो है कौन सी नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और ये उसके बाद कराची में आती है, कराची में आती है और वहाँ से अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, टोटल 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि विश्व की जो है लंबी नदियों में से एक है, विश्व की लंबी नदियों में से एक है, लेकिन भारत की लंबी नदियों में से एक नहीं है, ठीक है बच्चे। आप कहेंगे मैम आपने तो ऐसे समझा दिया, ऐसे तो कुछ याद नहीं होने वाला कुछ भी, तो बिल्कुल आपको यहीं पे याद करा के भेजेंगे बच्चे। देखिए मैप में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, मैप में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। सबसे पहले जो हमारी सिंधु नदी है यहाँ पे है, यहाँ से इसका उद्गम केंद्र है, यहाँ से इस मतलब जन्म ले लिया नदी ने। कहाँ से लिया था जन्म, तिब्बत के मानसरोवर से, तो यहाँ से जन्म ले लिया, धीरे 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 गई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लद्दाख ज़िले पे, जैसे हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले से, वहाँ से होते हुए
पश्चिम की ओर और जाएगी, उसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान में यहाँ पे एंटर कर गई। फिर उसके बाद धीरे 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 आई और यहाँ पे इसे अपनी बहुत सारी सहेलियाँ मिल गई। कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिल गई अपनी सहेलियाँ? झेलम नदी मिल गई, चेनाब मिल गई, यहाँ रावी भी मिल गई, सतलुज भी मिल गई, मतलब जितनी सारी इसकी सहायक नदियाँ थी सारी मिल गई और इसके साथ बहते हुए यहाँ पे एक नदी बन गई। ठीक है, अब ये बड़ी नदी बन गई। उसके बाद धीरे 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 यहाँ कराची से होते हुए अरब सागर में बह गई। इस तरह से देखिए कितने ईजिली आपको समझ में आ गया। आप बिल्कुल इसे अपने सामने मैप रखिए और जैसे मैंने इस तरह से किया है ना, एक बार वीडियो में देख लीजिए 1 से 2 बार, उसके बाद खुद आंख बंद करके आप मैप में देखेंगे अपने सामने, आपको याद रह जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सिंधु नदी कहाँ से कैसे कैसे होते हुए अरब सागर में गिरती है। अब हम इससे आगे देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो सिंधु नदी तंत्र था वो सबसे बड़ा तंत्र है, लेकिन वो तंत्र जो है भारत में नहीं है, ज़्यादातर उसका हिस्सा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। लेकिन गंगा नदी तंत्र का क्या है, आधे से ज़्यादा हिस्सा, क्या पूरा ही हिस्सा, ये जन्म भी भारत में लेती है, इसका सारा हिस्सा, सारी चीज़ें हमारे पास है, बस थोड़ा सा आगे जाके बांग्लादेश में डिवाइड हो जाता है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, जो गंगा नदी है सबसे पहले इसका नाम गंगा नहीं होता। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? भागीरथी गंगोत्री से। ठीक है, भागीरथी गंगोत्री हिमानी से। हिमानी क्या है? वही बर्फ वाले जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़े, इससे पिछले वाले में, तो वही जो भागीरथी गंगोत्री से इसका जन्म हुआ है। ठीक है, उससे पहले इसे भागीरथी कहते हैं। भागीरथी, उसके बाद एक अलकनंदा नदी है। ये 2 नदियाँ आके मिलती है उत्तराखंड के देवप्रयाग में। ठीक है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में आके मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, उत्तराखंड के देवप्रयाग से आगे बहते हुए हरिद्वार में जाती है। हरिद्वार क्या है, थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र से आप देखेंगे ना, वो मैदानी क्षेत्र लगेगा आपको, तो वहाँ से क्या करती है, पर्वत को छोड़ देती है और मैदानी भाग में प्रवेश कर लेती है। ठीक है, तो वो मैदानी भाग सा हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे प्रवेश कर लिया। उसके बाद क्या करेगी नदी, उसका आकार बड़ा हो गया भाई, क्योंकि वो अब धीरे धीरे उसमें आके बहुत सारी नदियाँ मिलने लग गई हरिद्वार से। कौन कौन सी नदियाँ मिलने लग गई? जमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये 4 नदियाँ। अब हमने देख लिया 4 नदियाँ मिलती तो है, लेकिन इन 4 नदियाँ इसकी दोस्त बन तो गई, लेकिन आई कहाँ से, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना भाई। इसकी सहायक नदियाँ तो हैं, देख ली हमने गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं इनका भी हम थोड़ा सा घर देख लेते हैं कि ये कहाँ से जन्म लेके आई है। तो सबसे पहले हम जमुना का देखेंगे। जो जमुना रिवर है वो क्या है, ये यमुनोत्री जो हिमानी है वहाँ आई है। ठीक है, जमुना रिवर कहाँ से आई है हमारी, जमुना को ही इंग्लिश में यमुना जो है, यमुना और जमुना एक ही है। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये कहाँ से निकली है हमारी यमुना नदी, यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, ये तो यहाँ से निकल गई। उसके बाद क्या है, ये गंगा के पहले समानांतर चलती रहती है। समानांतर का मतलब होती है साथ साथ चलती रहती है, जैसे गंगा यहाँ पे चल रही है तो उसके साथ साथ पहले चलती रहेगी यमुना भी। ठीक है, फिर आगे जाके क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे ये, इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पे मिल जाते हैं, इलाहाबाद में, ये गंगा के साथ मिल जाती है। यहाँ पे आप इलाहाबाद समझिए, यहाँ पे इलाहाबाद में दोनों बहनें, दोनों दोस्तें मिल गई। ठीक है, दोनों की दोस्ती होगी। बाकी हमने कौन सी 4 नदियाँ देखी थी हमने गंगा के साथ में, एक यमुना थी। ठीक है, यमुना का हमने देख लिया कहाँ से जन्म हुई और कैसे मिल गई। उसके बाद हम देखेंगे घाघरा, गंडक और कोसी, इन 3 नदियों का भी देखेंगे। ये 3 नदियाँ जो है नेपाल से आई हैं। ठीक है, इधर नेपाल पड़ जाता है हमारे, नेपाल से तीनों नदियाँ आती हैं और यहीं पे इसी क्षेत्र पे आके ऐसे मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, जो गंगा रिवर है वो एक बड़ी रिवर के रूप में बन गई। कितनी, उसके साथ 4 सहायक नदियाँ आ गई, तो कितनी बड़ी रिवर होती है। तो इतनी बड़ी रिवर होने से क्या हो जाता है, इसमें ना मैदानी हिस्से में आते हैं ये 3 नदियाँ भी साथ में, और मैदानी हिस्से में कौन से भी आते हैं ज़्यादातर, बिहार, उत्तराखंड, सॉरी बच्चे, उत्तराखंड नहीं, बिहार में और उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके में आते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा बिहार के कुछ इलाके हो गए और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में ना हमेशा आप सुनते हैं कि भाई हर साल बाढ़ आ ही जाती है। क्यों आ जाती है भाई, क्योंकि वहाँ से 3 नदियाँ हैं, उसके बाद बारिश का पानी आता है, उसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और जान मान का नुकसान होता ही है। अब ये देखिए, जो प्रायद्वीप कुछ नदियाँ जो होती है ना, क्या होता है, गंगा रिवर जब ऐसे आती है ना तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। अब देखेंगे जो एक साइड है वो तो इन 4 नदियों से होते हुए आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जो दूसरा साइड है ना, जहाँ ये 3 नदियाँ होती है हमारी, चंबल, सोन और बेताब, ये जो हमारी 3 नदियाँ हैं ना, ये 3 नदियाँ जिस क्षेत्र में जाती है
वहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इन्हें ज़्यादा पानी वगैरह नहीं मिल पाता और इनकी लंबाई भी कम होती है और ये ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आप सोच सकते हैं, ज़्यादातर नहीं आगे जा पाती, थोड़ी बहुत जाती है तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब आपको ये जो चीज़ है ना पूरी अच्छी तरह से इस तरह से समझ में आ जाएगी। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गंगा नदी का बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक कहाँ से कैसे गिर रही हो। सबसे पहले भागीरथी कहलाई गंगा, ठीक है। जब गंगा रिवर नहीं कह रहे हैं, कहाँ से जन्म हुआ था, भागीरथी से ही हुआ था। भागीरथी हिमानी से गंगा का जन्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक अलकनंदा रिवर थी, दोनों आई, ठीक है, आपस में। उसके बाद कहाँ पे मिल गई थी, उत्तराखंड में, देवप्रयाग में। तब ये क्या कहलाई, गंगा रिवर कहलाई यहाँ से। फिर गंगा क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हुई, जैसे मैंने आपको बताया था, बाएं यानी लेफ्ट साइड में, दाएं राइट साइड में, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 नदियाँ थी, चंबल, सोन और बेताब। और बाएं साइड में यानी इधर हमारी कौन सी थी, 4 रिवर राइट साइड में, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये थी, ठीक है। यमुना रिवर तो कहाँ से हुई थी, हिमालय की यमुनोत्री जो हिमानी है वहाँ से। और बाकी 3 रिवर जो है नेपाल से आई हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना, ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, पश्चिम बंगाल के फरकाना में। ये एक जगह है पश्चिम बंगाल के फरकाना में। क्या होता है, यहाँ से भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। यहाँ से एक तो गई बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में चली गई। और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र को जो है वो हमारा वाला नाम नहीं लेते, वो अलग ही नाम लेते हैं अपना, मेघाव, ठीक है। वो इन दोनों रिवर को मिला के बोलते हैं मेघाव। तो इन नदियों के द्वारा क्या है, वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी होता है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। जो यहाँ पे इधर साइड में हमारी दूसरी गई थी वो हुगली नदी में, हुगली साइड में, भागीरथी हुगली कहते हैं जिसे। यहाँ पे जो गई थी दक्षिण की तरफ थोड़ा जाती है और मैदानों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अभी आपको ये चीज़ जो है मैप में थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम मैप में देखते हैं, जैसे हमने सिंधु नदी का मैप में समझा था, उसी तरह अगर हम यहाँ पे मैप में देख लेंगे ना तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले गंगा यहाँ से पैदा हो गई बिल्कुल, ठीक है। ये यमुना इस यहाँ से हुई। फिर गंगा और यमुना समानांतर चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, साथ साथ चलेंगे पहले। उसके बाद कहाँ पे मिल जाते हैं, इलाहाबाद में ये दोनों मिल जाएंगी दोस्त, ठीक है। उसके बाद इसके साथ कौन कौन से, घाघरा, गंडक और कोसी, ये 3 नदियाँ भी मिल जाती हैं। कहाँ से निकली है ये, नेपाल से निकली है, बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, नेपाल से आई है ये 3 नदियाँ। ये 3 नदियाँ भी क्या है, यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ से जब मिल जाती हैं तो ये सोन नदी वाला इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। यहाँ से देखिए राइट साइड में क्या है, ये बांग्लादेश की तरफ जाएगी। अब यहाँ से मिलते हुए इस तरह से ये देखिए गंगा रिवर कहाँ पे गई है, इधर बांग्लादेश में, ठीक है। और दूसरा पार्ट कहाँ गया, इधर सोन नदी के साइड में। ये इधर से इधर जाते 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 थोड़ा सा यहाँ पे जाता है और फिर यहाँ से इस तरह से गिर जाता है यहाँ पे, मतलब, ठीक है। तो इसकी कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एंटर करेगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको क्या नाम बोलते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिला के बोलते हैं ये लोग नाम, मेघाव, ठीक है। मेघाव नाम दे दिया है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेंगे। इस तरह होते 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 बंगाल की खाड़ी में गिर गई, ठीक है। तो यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी और ये इधर भी बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि कहाँ से गंगा उत्पन्न हुई, बिल्कुल यहाँ से हुई और एंडिंग गंगा की बंगाल की खाड़ी में हो गई। तो आपको पूरी तरह से गंगा का समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कैसे कैसे आती है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे जो मैंने अभी तक आपको कहानी समझाई वही बातें बस यहाँ पे लिखी हुई है। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरगाना तक बहती है। यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। एक तो बांग्लादेश में पार्ट चले जाता है, दूसरा भागीरथी हुगली में। और दक्षिण की तरफ बहती हुई यह मैदानों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो ये वाला पार्ट होता है इसका, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है मैदान के होते हुए। और जो इधर हमारा दूसरा पार्ट होता है बांग्लादेश वाला, वो क्या करता है, बांग्लादेश में प्रवेश कर लेता है और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके क्या नाम पड़ जाता है इसका, मेघाव, ठीक है। क्या नाम पड़ जाता है, मेघावा, ठीक है, मेघावा नाम पड़ गया। उसके बाद वहाँ पे क्या करती है, सुंदरबन डेल्टा का इसने निर्माण भी करती है और वहाँ से होते हुए बिल्कुल हमारे मेन बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आगे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब 3 ही नदियाँ हमें पढ़नी थी। कौन सी पढ़नी थी, एक तो सिंधु हमने पढ़ चुकी हिमालय में, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है अब वो कहाँ से, वो भी एक ये समझिए कि बिल्कुल मानसरोवर जो झील थी जहाँ से सिंधु नदी आई थी वहीं से। समझ लीजिए दोनों सिस्टर है एक तरह से, क्योंकि दोनों का जन्म तो एक ही साइड से हो रहा है।
तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से मिलती है ये भी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं दोनों ब्रह्मपुत्र भी जो है सिंधु नदी की तरह मानसरोवर झील के पास से मिली है, और तिब्बत का ये क्षेत्र है, वहाँ से ये पहले पैदा हुई। उसके बाद क्या है, इसकी लंबाई जो है सिंधु से अधिक है, लेकिन इसकी जो लंबाई है सिंधु से अधिक है, और इसका अधिकार क्षेत्र भारत से बाहर है। मतलब जो आप देखेंगे ना, जैसे सिंधु नदी का भी जन्म यहीं पे हुआ था, लेकिन जो अधिकार क्षेत्र था ज़्यादा वो बाहर था, तो इसमें भी वही बात है। लेकिन इसका जो जितना अधिकार क्षेत्र हमारे पास है उतना तो हम पढ़ेंगे आखिरकार, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। नमचा 12वां शिखर है एक, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया में एंटर कर जाती है, और एंटर कैसे करती है, यू आकार का गार्ज बना के। अभी मैंने जो बताया था गार्ज क्या होता है, ये गार्ज होगा, ठीक है, गार्ज बना के, जो हमने अभी पीछे समझा, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे इंडिया में एंटर कर जाती है, और जब इंडिया में एंटर करती है ना, उस समय क्या नाम से जाना जाता है इसे, दिहांग नाम से। क्या नाम से, दिहांग, मतलब उस टाइम पे इसे दिहांग बोला जाता है। जैसे दिहांग क्यों बोला जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर नाम बोलते हैं, लेकिन क्या इसे बांग्लादेश में सेम नाम से बोला गया, नहीं ना। तो उसी तरह एरिया वाइज थोड़ा थोड़ा नदी का नाम सब अलग अलग रख लेते हैं। तो इसी तरह दिहांग नाम जो है हमारा दिया हुआ नहीं है, ये तिब्बत के, या फिर आप कह सकते हैं चीन से आ रही है उस साइड में, तो उनका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ से क्या करती है, अब पहुँच गए, उसके बाद धीरे धीरे ये असम से होते हुए अंदर आ जाती है। हमारे वहाँ पे कहाँ से आती है, असम से अंदर हो जाएगी, और वहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ होती है, दो छोटी सी सहायक नदियाँ होती है इसकी, कौन सी है, लोहित और केनुला, ठीक है। ये दो सहायक इसकी नदियाँ हैं छोटी छोटी सी। उसके बाद क्या है, तिब्बत के शुष्क क्षेत्र से आती है, तो वहाँ से क्या होता है, इसमें सिल्ट जो होता है एक पदार्थ होता है जिसकी मात्रा ना पहले कम होती है, लेकिन जैसे ये यहाँ पे हमारे वहाँ पे एंटर करती है असम से, तो इसकी जो मात्रा होती है सिल्ट की, ये अच्छी हो जाती है। और इसी के कारण क्या होता है, बांग्लादेश में और इस तरह से जब एंटर करती है, तो नदियों में क्या है, बहुत ज़्यादा सिल्ट की मात्रा होने से जल स्तर इसका बढ़ जाता है, और जल स्तर बढ़ने से क्या होता है, बार बार बांग्लादेश में भी हो गया या फिर हमारे वहाँ पे भी हो गया, ये थोड़ा सा नुकसान कर देती है इसका, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, और साथ में बारिश तो हो ही जाती है। बारिश के कारण क्या हो जाता है, फिर ये नुकसान कर देती है जान माल का थोड़ा सा इसके, और ये अपना मार्ग बार बार परिवर्तन करती रहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में जानने को इतना ही है बच्चे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम पहले ब्रह्मपुत्र नदी को जो है थोड़ा सा मैप में देख लेते ताकि आपको ये भी अच्छे से याद रहे। पहले क्या है, बिल्कुल यहीं से उत्पन्न हो गई इस इलाके से, ठीक है, जहाँ से हमारी सिंधु आई थी वहीं से ये आ गई, ठीक है। धीरे 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 मतलब ये सारा चीन का इलाका है, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर ये क्या है, दिहांग वाला, देखिए दिहांग है ना, यहाँ दिहांग, और ये लोहित, ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, लोहित हो गई, दिहांग हो गई। इस क्षेत्र से, ये असम वाले क्षेत्र से यहाँ पे यू आकार बना के इस तरह से एंटर हो जाती है दिहांग वाले क्षेत्र से, और इसका साथ कौन देता है, ये लोहित हो गए, और एक और था केनुला, ठीक है। लोहित और केनुला दो रिवर थी, ठीक है, ये दो इसके साथ चली जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी फिर अपना मूल स्वरूप धारण करती हुई इस तरह धीरे 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 आके, और ये भी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है अपने साथ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से दो नदियाँ तो सहायक थी इसके साथ, ऊपर से क्या है, बारिश का पानी वगैरह भी होता है, तो ये ज़्यादातर क्या करती है, अपना स्वरूप जो है ज़्यादा दिखाती है, हमेशा इसमें बाढ़ वगैरह आती रह जाती है, और ये अपना रास्ता ना चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। ब्रह्मपुत्र नदी का इतना सा ही रास्ता है हमारे वहाँ पे, सिर्फ इतना सा पार्ट, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा पार्ट किसका है, गंगा रिवर का हमारे पास है, हिमालय की। तो हिमालय की कौन सी 3 नदियाँ है, सिंधु वाली हो गई इधर, इधर गंगा हो गई, और इधर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, 3 नदियाँ हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो भी प्रायद्वीपीय नदियाँ है ना बच्चे, वो नीचे की इधर की है, साउथ साइड की इधर हमारे। अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो ऊपर की थी सारी, ठीक है, हिमालय वाली। अब है प्रायद्वीपीय वाली नदियाँ। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनको याद रखने का एक छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं पहले, ठीक है, ताकि आप सोचे कि इतनी सारी नदियाँ, क्योंकि उधर तो 3 ही नदी थी, ईजिली याद हो सकती थी, लेकिन इधर में कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी। तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे बिल्कुल भी, इसलिए ये थोड़ी सी ट्रिक है कि महान गॉड कृष्णा कॉल्ड माता सबरमती, ठीक है। महान से है महानदी, गॉड से है गोदावरी, कृष्णा से है कृष्णा नदी हमारी, कॉल्ड से है कावेरी, माता से है माही और तापी, साबरमती से है साबरमती और नर्मदा नदी, ठीक है। जो ये 2 नदियां हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है।
तो ये पहले हमने देख चुके हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है हमारी, जो नीचे की साइड में है, और ये जो है 12 मासों नहीं होती, ये बारिश पे निर्भर होती है, छोटी छोटी धाराएं में निकलती है, वो वाली नदियाँ। तो इस तरह से भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण प्रायद्वीपीय घाट द्वारा होता है। जो इसका जो हमारी नीचे की नदियाँ हैं, तो इनका जो विभाजक होता है ना, वो प्रायद्वीपीय घाट के द्वारा होता है। और कौन कौन सी नदियाँ हैं तो हमने आपको ट्रिक के साथ बता दिया है कि ये नदियाँ हैं और इसको किस तरह से याद करना है। इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। अब जो है ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक छोटी धाराएं होती हैं। पश्चिमी घाट जो है इधर का घाट से पश्चिम की ओर बहती है ये नदियाँ। नर्मदा और तापी 2 ही बड़ी नदियाँ हैं। इसमें नीचे बता दिया है कि अगर मुख्य नदी के रूप में देखा जाए तो कौन सी है, नर्मदा और तापी रिवर। अब पढ़ते हैं तापी द्रोणी। आप जो द्रोणी है ना, इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये नदी का ही मतलब छोटा स्वरूप कह सकते हैं। द्रोणी क्यों यूज़ कर रहे हैं नदी की जगह, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है कि 12 मास तो होती नहीं है, छोटे छोटे टाइम के लिए होती है, इसलिए इसको द्रोणी बोल दिया गया। ठीक है, इसका उद्गम केंद्र कहाँ से है, कहाँ से ये आती है, ये आती है, देखो इसमें ना पूरी तरह अच्छी तरह हमने बताया है कि मध्य प्रदेश के कौन से इलाके से, बिल्कुल अच्छी तरह। लेकिन अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं कि ये मध्य प्रदेश से आई है, तो इतना भी बहुत है बच्चे आपके लिए। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों के नज़दीक या पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती हुई आई है। ठीक है, और ये क्या है, जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाद से बहती है तथा यह नदी तीव्र ढाल में बहती है। ठीक है, अब बता दिया है कि जबलपुर में आते हुए बिल्कुल संगमर के जो शैल होते हैं वहाँ से तेज गार्ज के रूप में बहती है। गार्ज पहले बता दिया था हमने क्या होते हैं। ठीक है, उसके रूप में बिल्कुल तेज बहते हैं, तीव्र अपरदन क्रिया वगैरह करती हैं ये। नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियाँ होती है ना, बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो ये नदी है ना, नर्मदा नदी, ये कहाँ पे बहती है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से तो निकली है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों से ये बहती है। अब जो है हमने नर्मदा नदी का देख लिया, लेकिन इसको थोड़ा मैप में भी तो देखना ज़रूरी है कि मैप में आखिर आती कहाँ पे। तो थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पे लाई करेगी। तो कहाँ से निकली थी हमारी नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नर्मदा नदी यहाँ से मध्य प्रदेश से बीच के भाग से निकल रही है। ठीक है, और ये कहाँ पे बहती है, नर्मदा यहाँ पे और यहाँ पे गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेट में ये बह रही है। और कहाँ से निकली थी, मध्य प्रदेश से निकली है और यहाँ तक बह रही है, बस 2 स्टेट में। ये आप याद रखिए इसका। अब नेक्स्ट रिवर की तरफ बढ़ते हैं। तापी द्रोणी, जिसका उद्गम केंद्र है, ये भी कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है, बैतूल जिले में से आती है। ठीक है, बैतूल जिले के भी सतपुड़ा श्रृंखलाओं से पूरी अच्छी तरह बता दिया कि सतपुड़ा जो श्रृंखला है, और हमारा कौन सा जिला है, बैतूल जिला है मध्य प्रदेश में, ये पूरी तरह अच्छी तरह बता दिया गया है। ठीक है, यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है। समानांतर मतलब होता है उसी की तरह। ठीक है, उसी की तरह मतलब एक घाटी से इस तरह से बहती हुई आती है। इसकी जो लंबाई है बहुत कम है। और जो ये कौन कौन सा क्षेत्र कवर करती है, मध्य प्रदेश का, गुजरात का और महाराष्ट्र का। इससे पहले जो हमारी नर्मदा रिवर थी वो कौन सा स्टेट कवर कर रही थी, सिर्फ 2 स्टेट। ठीक है, लेकिन ये कौन से स्टेट में बहती है, 3 स्टेट में। इधर ये महाराष्ट्र का एरिया भी कवर करती है। और उसके बाद क्या है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो अरब सागर है, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच में जो तटीय मैदान है, अरब सागर इधर है, यहाँ पे हमारा अरब सागर है, और पश्चिमी घाट यानी इसी के घाट वाले इलाके, ये संकीर्ण है। इसलिए जो ये नदियाँ है ना, ये कम क्षेत्र को कर रही हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, अगर महाराष्ट्र में कोई नदी बह रही, जाहिर सी बात है वो ज़्यादातर अरब सागर में गिर जाती है। तो इस वजह से ये जो इलाका है संकीर्ण है, और यहाँ पे जो है लंबाई जितनी भी नदियाँ हैं उनकी बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ, अब पश्चिम की ओर कौन सी है नदियाँ हैं वो बता दिया गया है। साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार। ठीक है, ये नदियाँ हैं कुछ। ये जो नदी है सबसे, गोदावरी नदी, ये जो है सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, इसका उद्गम केंद्र कहाँ पे है, उन दोनों का क्या था, मध्य प्रदेश में था। लेकिन हमारी गोदावरी नदी का कहाँ पे है, महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र में कहाँ, नासिक जिले में।
ठीक है। नासिक जिले के पश्चिमी घाटों की धाराओं से निकलती है, इस तरह से बता दिया गया। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से, तो इतने भी बहुत है बच्चे। इसकी जो लंबाई है, अब लंबाई इसकी बता दी गई, उनकी तो लंबाई भी नहीं बताई क्योंकि बहुत ही छोटी थी, ठीक है। लेकिन इसकी लंबाई इन्होंने बताई, लंबाई कितनी है 1500 किलोमीटर। जो इसकी जो लंबाई है क्यों बताई, आपको एक ये बात समझनी होगी, क्योंकि ये पश्चिमी जो नदी है ना, उसके अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा तंत्र है गोदावरी का, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी का जो अपवाह तंत्र है सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बहती तो इधर से हमारे महाराष्ट्र में नासिक जिले से, लेकिन इस तरह से इधर 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 जाते जाते इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अगर ये हम इंडिया के मैप में हिसाब से इधर महाराष्ट्र, तो यहाँ से ये निकलती है और इधर गिर जाती है। और जो ये नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, बंजरा और पैनगंगा, ठीक है। ये 4 इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ जो है बहुत छोटी छोटी सी हैं। जो इसका स्थान है, मतलब कौन कौन से राज्यों को कवर करती है, अगर हम देखें, महाराष्ट्र में तो भाई जन्म हुआ है, महाराष्ट्र को कवर करेगी, मध्य प्रदेश को कवर करेगी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आप 4 राज्य देखेंगे ना, इस तरह से इधर यहाँ पे मध्य प्रदेश तो बीच में ही आ गया, फिर इधर महाराष्ट्र है, इधर उड़ीसा भी इस साइड में, मतलब ये क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। इस तरह धीरे धीरे इधर जाएगी, तभी तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इसका अपवाह तंत्र इस तरह बनेगा। याद रखिएगा बच्चे, गोदावरी का जो है अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय नदी में। अब अगली नदी को देखते हैं, इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट हैं। जो ये जो नदी है सबसे बड़े आकार का, इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए इसके बारे में। क्योंकि दक्षिण गंगा क्यों है? क्योंकि गंगा रिवर हमने पढ़ा है, वहाँ पे गंगा रिवर क्या है, सबसे लंबी नदी थी एक तरह से देखा जाए हिमालय की नदियों में, जो हमारे वहीं पे जन्म ले रही है और हमारे वहीं तक बह रही है, ठीक है, गंगा रिवर। तो उसी तरह दक्षिण में क्या है, अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है गोदावरी नदी का, तो इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी, जो अगली नदी है वो है महानदी, ठीक है। महानदी, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कहाँ पे? उच्च भूमि से, उच्च भूमि मतलब छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है वहाँ से, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ में इसका जन्म हुआ एक तरह से, और उसके बाद उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में बह गई। इसकी जो लंबाई है कितनी है, आप देखेंगे लंबाई जो है सबकी गोदावरी से कम होगी। इसकी क्या है? 860 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो है अपवाह द्रोणी, मतलब कौन कौन इसका साथ कौन कौन से राज्य इसके साथ अपने साथ जाती है, कौन कौन से राज्यों से होके, तो महाराष्ट्र से जाती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और उड़ीसा से, ठीक है। आपको इन नदियों में इतना याद रखना है कि कहाँ से इसने जन्म लिया है, और इसके बारे में अगर कोई अलग सा नाम है, जैसे कि दक्षिण गंगा बोला गया गोदावरी को, तो ऐसी कोई अलग सा नाम हो तो उस तरह के नाम याद रख लेने। अगर किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर में याद रख लेना है, वरना इसकी अपवाह द्रोणी मतलब कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है और कौन सी सहायक नदी है, ये बस इतना याद रख लीजिए आप, और कुछ भी नहीं है इसमें याद रखने लायक। उसके बाद कृष्णा नदी। कृष्णा नदी क्या है, सबसे पहले इसका जन्म देखेंगे, जैसे कि हम किसी का हर नदी का देख रहे हैं, तो इसका उद्गम स्थान कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कहाँ? पश्चिम घाट में, महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है, ठीक है। वो हमारी महाराष्ट्र से और भी नदियाँ निकली हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो वो कहाँ से निकली थी? नासिक से निकली थी, पर ये कहाँ से निकली है? हमारे महाबलेश्वर से निकली है कृष्णा नदी। तो उसके बाद ये कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर से। उसके बाद क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में बहती है। और इसकी सहायक नदी है कौन सी है? तुंगभद्रा, इसका आपने नाम सुना होगा बिल्कुल, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी और भीमा, ठीक है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। ये छोटी छोटी जो नदियाँ हैं ना, इनका नाम भी हम बहुत कम सुन पाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी होती है, इनके साथ ही मिल जाती है। थोड़े से आगे चली, उसके बाद बड़ी नदियों के साथ मिल गई, तो फिर बड़ी नदियों के नाम पे ही मतलब बोल दिया जाता है। इसके अपवाह द्रोणी क्या है, कहाँ कहाँ से होके गुजरती है? महाराष्ट्र में तो भाई जन्म लिया है, वहाँ से होके गुजरेगी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होके गुजरती है। नेक्स्ट है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से जन्म लेती है बच्चे? पश्चिमी घाट के ब्राह्मी श्रृंखला से, ठीक है, ये जन्म लेती है। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 760 किलोमीटर। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी और हेमावती, ठीक है। 3-4 इसकी सहायक नदियाँ। इसकी अपवाह द्रोणी कौन सी है? तमिलनाडु में है, केरल से है और कर्नाटक में। ये 3 राज्य हैं। झीलें,
अब ये जो अभी तक था हमारा टॉपिक नदियों वाला, वो पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं हम ख़त्म हो गया है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? झीलें। आप बिल्कुल याद रखिएगा, हिमालय हमारी कौन अभी तक का जितना हुआ है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम कंक्लूज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो अफवाह जो शब्द है, पहले तो उसका बता दे रहा है कि अफवाह शब्द का मतलब क्या था। उसके बाद 2 पार्ट में था डिवाइड, हमारी हिमालय की नदियाँ और दूसरी थी हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो कौन सी, उनकी अपनी विशेषताएं हैं, और हिमालय नदियों की अपनी है, 12 मासी होती है। उसके बाद उसके अंदर कौन सी 3 नदियाँ थी हमारी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु जो है तिब्बत से आती है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर जाके अरब सागर में। उसके बाद कौन सी हमारी? गंगा रिवर है। गंगा रिवर का हमें पूरी तरह याद रखना है, कैसे यमुना के साथ मिलके और 3 रिवर उस और अपने साथ लेके बड़ी बन जाती है, और उसके बाद बांग्लादेश में एंटर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई। उसके बाद हमारी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पहले मानसरोवर तिब्बत से ही आती है, धीरे धीरे चीन के वहाँ से आते हुए असम की साइड से हमारे वहाँ एंटर कर जाती है, फिर वहाँ से पश्चिम बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में। इसलिए वहाँ पे 3 ही नदी है वहाँ का, ठीक है। उसके बाद है हमारी प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदियों को आप शॉर्टकट की से याद रख सकते हैं, महान गॉड कृष्णा, कॉल्ड माता साबरमती, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हैं। और उसी के साथ जैसे आप महान को महानदी, महानदी कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये सारी चीज़ें आप इसी तरह से सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे मैप में देख देख के, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद है झीलें। झील क्या होती है? झील जो होती है ना, पृथ्वी की सतह में जो गर्त होते हैं यानी गड्ढे होते हैं ना, उससे हो जाती है। जैसे कि कोई यहाँ पे पृथ्वी, पूरी पृथ्वी है, ठीक है, कहीं पे गड्ढे वगैरह हो गए और वहाँ पे जल जमा हो गया, तो उसी को हम झील कह देते हैं। ये झील जो है भारत में बहुत सारी है, और ये जो झील है ना, एक तरह से सुंदरता बढ़ाती है कि भाई देखने में अच्छी लगती है, बहुत प्यारी सी लगती है, ठीक है। जो झील है ना, हमारे यहाँ पे बहुत टाइप की होती है। जैसे स्थायी झील होती है, कुछ कुछ अस्थायी होती है, ठीक है, कुछ मीठे पानी की है और कुछ खारे पानी की है। तो एक डिवीज़न हो गया झील का। एक दूसरा डिवीज़न भी है इसका, कौन सा है? हिमानी झील होती है। हिमानी झील जो होती है ज़्यादातर मीठे पानी की झील होंगी, तो आप में इसी डिवीज़न के अंदर आपको वो वाला भी मिल जाएगा, इससे पहले वाला, ठीक है। जो हिमानी झील होती है वो जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है हिमालय से निकलती होगी। हिमालय का पानी जो होता है थोड़ा मीठा होता है। भूगर्भीय झील होती है, यानी भूगर्भीय का मतलब है कि जो भूमि के अंदर से निकली हुई गर्म पानी की झील, इस तरह से, ठीक है। लैगून झील होती है। लैगून झील होती है जैसे समुद्र जो है हमारा, समुद्र से अलग हुई झील, ठीक है। अगर समुद्र का पानी है तो जाहिर सी बात है खारा पानी होगा। विसर्प झील, अभी हमने जाना ना विसर्प क्या था, तो विसर्प वाली झील जो होती है उसके बारे में हम जानेंगे। ऐसा आकार की से कुछ संबंधित होगी भाई, जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया। और कुछ होती है जो वायु या नदियाँ या मानव द्वारा भी बनाई जाती है, जैसे मानव आजकल स्विमिंग पूल वगैरह बना लेते हैं, तो इस तरह से मानव द्वारा भी झील का निर्माण होता है। तो ये सारी जो है बनावट के आधार पे हमने झील का जो है विभाजन कर दिया, बनावट के आधार पे इतने इतने टाइप की। अब जो हिमानी झील है, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। हिमानी झील का जो है जो ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, और बर्फ़ पिघलने से निकलेंगी। और मैंने पहली वजह से आपको बता दिया, हिमालय से निकली है तो वहाँ का पानी अच्छा ही होता है, मीठा होता है, तो मीठे पानी की झील कहलाती है। और मीठे पानी की जो झील है, अगर हम उसका कुछ उदाहरण देखें तो कौन सी है? डल झील है, नैनीताल नाम सुना होगा, भीमताल आपने सुना होगा, लोकतक नाम सुना होगा, बड़ा पानी। तो ये सारी जो झीलें हैं ये मीठे पानी की झील है, हिमानी झील है। ये बर्फ़ से जो आगे बर्फ़ पिघलती है उससे जो होती है बनती है, तो ये अच्छे मीठे पानी की झील है, ठीक है। आगे हम देखते हैं विसर्प झील। जो ये जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जो नदियाँ होती है मेन, तो नदियाँ होती है उन्हीं को ना काट के गौमुख झील का गौखुर झील का निर्माण करती है। जो गौखुर झील होती है ना, एक तरह से वही बोली गई है कि जो ऐसे ऐसे इस तरह से हमारी थी, सांप के आकार की, विसर्प के आकार की, ऐसा आकार की, उस तरह से अलग हो गई ना वो झील, तो उसी झील को हम कहते हैं गौखुर झील या विसर्प झील। अलग झील बना ली है, ठीक है उसने, तो इस तरह की झील। तो ये मीठे पानी की भी हो सकती है, खारे पानी की भी हो सकती है। उसके बाद आती है लैगून झील। लैगून झील जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या होती है? तट के क्षेत्र में होती है। जैसे कि इधर पूरा समुद्र है, ठीक है, समुद्र से थोड़ा पार्ट इधर थोड़ा सा पानी वगैरह आ गया, ठीक है, किसी भी तरह से पानी वगैरह आ गया, या जो समुद्र है उसके द्वारा ही ये झील निर्माण कर दी गई, किसी भी वजह से बन गई। जैसे कि हमने अभी वही देखा, जैसे ऊपर वाली विसर्प झील बनी थी, उसी तरह से लैगून झील भी मतलब जो है तट के क्षेत्रों में निर्मित हो जाती है। तट के क्षेत्रों में ही कैसे होती है? क्योंकि जो समुद्र तट होता है ना, समुद्र का पानी, वो उसका निर्माण करता है एक तरह से।
इतना हमारा यहाँ पे समुद्र है, ठीक है। ये तट का क्षेत्र हो गया। तट के क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे झील का किसी तरह से निर्माण हुआ, ठीक है। कि यहाँ का पानी जो है खारा पानी, जाहिर सी बात है वो यहाँ पे भी आता रहेगा और अपने पानी का असर छोड़ेगा ही, ठीक है। ये इसी के द्वारा एक तरह से निर्मित है, ये कह सकते हैं। तो लैगून झील जो होती है तट के क्षेत्रों में निर्मित होती है। और अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो कौन सी है, चिल्का झील के एग्जाम्पल्स है हमारे पास। चिल्का झील है, पुलिकट झील है और कोरेलू झील है। इस तरह के हमारे पास कुछ झील के एग्जाम्पल्स है। अब मानव क्रियाओं द्वारा झील का निर्माण, मानव क्रिया जो है उसके द्वारा भी जैसे कि होता है। मानव क्रिया के द्वारा कैसे हो गया, जो मैंने एग्जांपल दिया था स्विमिंग पूल वाला, उसी को मत लिखना आप लोग। देखिए जैसे भाखड़ा नागल जो डैम है, उसके डैम के निर्माण के टाइम पे क्या हुआ था, एक झील का निर्माण किया गया, गुरु गोविंद सागर झील। तो ये जो है मानव द्वारा किया गया, लोगों के चाहे कृषि वगैरह के लिए चाहे किसी काम के लिए भी, वो मानव के द्वारा किया गया है। खारे पानी की झील जो होती है, ये अधिकतर जो होती है मौसमी झील होती है, राजस्थान के जो है क्षेत्रों में होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्योंकि खारे पानी की झील है भाई, खारा पानी होगा वहाँ पे, मौसमी झील होगी, तो ये झीलें वहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद भूगर्भीय झील होती है। भूगर्भीय झील जो होती है पृथ्वी के भूगर्भ से जो क्रियाएं होती है उसके द्वारा निर्मित हो जाती है। और भूगर्भीय होती है तो ज़्यादातर ना गर्म पानी वगैरह होता है इसमें, क्योंकि वहाँ से गर्म पानी निकलता है। पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे तो क्या है, गर्म है पृथ्वी, तो वहाँ से जो पानी निकालती है वो गर्म होता है। और पृथ्वी के कारण मतलब जो वो क्रियाएं करती है उससे ये बनती है, ठीक है। ऐसी अगर हम कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, जम्मू कश्मीर की जो बुकर झील है उसका, हम बुलर झील है उसका एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। अब झीलों का क्या महत्व है, ठीक है बच्चे। जो झील है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आप तो ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। ये झील हमारे लिए क्या करती है, एक तो सबसे पहले कितनी सुंदर लगती है देखने में, बिल्कुल बहुत अच्छी सुंदर लगती है, प्रकृति की सुंदरता बनाए रखती है। हमारे पर्यटन का भी बिल्कुल साधन है, मनुष्य के लिए मनोरंजन भी प्रदान करती है। और क्या करती है, जलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र का मतलब होता है जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके जीवन को भी बढ़ाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी मछलियाँ और छोटे छोटे, चाहे आप कीड़े मकोड़े बोल लीजिए, मतलब जो भी जल में रहने वाले हैं वो वहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो जलीय जो जीवन है उसको बढ़ावा देती है। और क्या करती है ये हमारी झीलें, जो सुचारू रूप से हमारे कार्यभार होते हैं बहुत सारे, उनको चलाने में करती है। जैसे छोटे मोटे कार्य क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे हमारा सूखा वगैरह पड़ गया तो क्या करते हैं हम इन झील से भी पानी लेके अपनी कृषि वगैरह का काम या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। मतलब जब भी ज़्यादातर बारिश हो जाए, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो उस टाइम पे बाढ़ को रोक देगी, और अगर सूखा पड़ गया तो उस समय हमारी हेल्प करेगी। तो हमारे काम को जो है सुचारू रूप से चलाए रखती है, कभी कम नहीं पड़ने देती है, कभी रुकने नहीं देती, हमारी सहायता करती है झील एक तरह से, ठीक है। और ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें भी बहुत सहायक है हमारी नदियाँ। कैसे सहायक है भाई, क्योंकि हमें कृषि करते हैं तो हमारी सिंचाई वगैरह के लिए पानी भी दे देती है ये, ठीक है। और इसमें जल विद्युत क्रियाएं भी हम कर देते हैं। जल विद्युत का मतलब होता है कि जो जल से हम बिजली बनाते हैं, तो जल विद्युत क्रियाएं भी हो जाती है इसमें। और इसमें क्या हो जाती है, हम नौ संचालन क्रियाएं भी करते हैं। नौ संचालन क्रियाएं मतलब होती है कि नाव चलाना, इस तरह की क्रियाएं। तो इससे क्या होता है, लोगों को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी भी होती है। और आपने देखा होगा जितनी भी प्राचीन सभ्यता वगैरह है ना, सारी की सारी नदियों के पास विकसित हुई है। क्यों हुई है भाई, क्योंकि ताकि वहाँ से व्यापार हो सके, अच्छा कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए, इसलिए नदियों द्वारा ही ये सारा किया जाता है। और नदियाँ इसमें बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में सहायता करती है। और आप भी देखते हैं कि कोई भी अगर हमें काम वगैरह होती है, अगर हमारे पास अरब सागर या हिंद महासागर, पश्चिम जो हमारा नदियों वाला क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी, ये वाला सारा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र नहीं होता तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आती, हमारे पास बिल्कुल व्यापार के एक तरह से एक साधन कम हो जाता। तो लेकिन नदियाँ क्या है, उसमें भी बहुत सहायता करती हैं। तो नदियाँ जो है अर्थव्यवस्था में भी ओवरऑल हमारी पूरी हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, हमारे जल प्रदूषण और या नदी प्रदूषण कह लीजिए। अब जिस जल के लिए, जिस झील के लिए, जिस नदी के बारे में हम ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसी को गंदा कर रहे हैं। कितनी गंदी बात है, कितनी बुरी बात है। जल की गुणवत्ता जो है दिन पे दिन कम होती जा रही है। इसकी जो प्रदूषण है कितना ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अंदर हम जो कचरा वगैरह जो देखते हैं अपने आसपास डाल देते हैं नदी में, इस तरह से बहुत बेकार बात है। जिससे क्या होता है, हमारे जल का जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन।
पहले गंगा का पानी इतना साफ़ होता था कि आप बिल्कुल उसमें पानी पी लीजिए, लेकिन अब देखिए गंगा का पानी ऐसा रह गया है बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली की यमुना जो रिवर है कितनी गंदी हो चुकी है, कितनी ज़्यादा, बिल्कुल वो कीचड़ लगने लग गई अब, लेकिन यही लॉकडाउन के टाइम पे बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। तो उसी तरह बात है कि जलीय जीवन को भी प्रभाव पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभाव पड़ रहा है, और जो नदी है उसके स्वास्थ्य को भी प्रभाव पड़ रहा है, गुणवत्ता उसकी कम हो रही है। सब हो किसके कारण रहा है? प्रदूषण के कारण। अस्वच्छ जल की गुणवत्ता जो है उसमें बढ़ती जा रही है, स्वच्छता की कमी आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कारणों से। क्या है, मानव अपने स्वार्थ के लिए उद्योगीकरण को बढ़ावा देते जा रहा है। बढ़ावा देने से क्या हो रहा है? शहरीकरण बढ़ रहा है, और उस नदियों में जो है दिन पे दिन कूड़ा कचरा बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या है, उद्योगीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, और नदियाँ दिन पे दिन प्रदूषित होती जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एकलव्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।